दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का जो है अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बिहार से में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी के थ्रू, तो इसमें काफ़ी ये पूछे जाने की संभावना है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का ये चैप्टर है। भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और फिर जाकर के अंग्रेज़ों से आज़ाद कैसे हुआ, यहाँ तक का पूरा इतिहास हम लोग देखेंगे और इनमें शामिल क्रांतिकारियों को भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इन चैप्टर को। अगर आप देखते हैं तो आपका जो प्रश्न बीपीएससी एग्ज़ाम में यानी क्या कहते हैं बिहार शिक्षक बहाली में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं छूटा। में राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम एवं एकता का संचार करती है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद एक भावना है जो विशेष यानी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम, एकता की ये क्या होते हैं संचार करती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे राष्ट्रवाद। समझ रहे हैं कि हम लोग एक भौगोलिक क्षेत्र, भारत जो है एक सीमा से अगर हम लोग देखें तो भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ के एक अपना सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण है। तो इनके बीच जो है इनके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनमें अलग अलग जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं, रंग रूप के लोग रहते हैं, फिर भी उसके बीच जो है क्या है एकता का संचार करती है जो भावनाएं, उसे ही क्या कहेंगे राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखिए, राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण क्या है कि लोगों को जो है मान लेते हैं कि जब अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता होगा हमारा देश, उस समय में जो है राजतांत्रिक व्यवस्था की भांति जो है इन भारतीय लोगों के साथ व्यवहार किया जाता होगा, मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती नियम कानून थोप दिया करता होगा, जिस वजह से यहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। तो इसे ही राष्ट्रवाद के उदय के कारण मान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है लॉर्ड रिपन की नीति। ठीक है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसे देसी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार लाया था, यानी वो जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी भावना को कुचलने के लिए लॉर्ड रिपन ने जो है क्या किया कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, यानी मीडिया पर जो है प्रतिबंध लगा दिया कि भारतीय कोई मीडिया जो है यूज नहीं कर सकता है, यानी न्यूज़पेपर में वह कोई सूचना को जो है आम आदमी तक नहीं भेज सकता है, ताकि हम लोग जो भी नियम कानून या जो भी करें उनका खबर, चाहे अन्याय करे तो उनका खबर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, ताकि उनमें एकता नहीं बन पाए, जिन वजह से ये इस पर एक्ट लगा दिया था। इस एक्ट को क्या बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यह एक्ट आया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, 1879 का आर्म्स एक्ट। ठीक है, तो ये सब भी कारण बन गया किसका, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। समझ रहे हैं ना कि इतना अगर किसी को शोषण करेंगे कोई तो उनके अंदर निश्चित ही जो है कुछ भावना जगेंगे और सभी जो आम लोग हैं, आम लोग हैं, उनके बीच एक क्या कहते हैं एकता की भावना जगेगी कि इनसे हम सभी पीड़ित हैं, तो इनसे हम लड़ करके हम स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है लॉर्ड रिपन की नीति, 1883 का एल्बर्ट बिल का यूरोपियों द्वारा विरोध जिसके माध्यम से फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। ठीक है, क्या है लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि 1883 का एल्बर्ट बिल का यूरोपीय द्वारा विरोध, यानी ये रिपन जो है, इसलिए इसको सज्जन रिपन, ये भारतीय के पक्ष में कुछ अच्छा कानून लाए थे, तो उनका जो है यूरोपियों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके माध्यम से फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। लेकिन यूरोपियों का मानना था कि नहीं, भारतीय नहीं कर सकते हैं, ये इंग्लैंड के लोग यानी यूरोप के लोग ही कर सकते इस विवाद का हल, भारतीय को यह अधिकार नहीं हो। तो लॉर्ड रिपन लेकिन ऐसा किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो मतलब जो है टॉपिक जो है इसका उनको देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन। अब देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन की नीति। 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट जिससे नगरपालिका में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि, यानी गैर निर्वाचित यानी उनको निर्वाचन के द्वारा नहीं, बिना निर्वाचन का नगरपालिका में जो है संख्या में वृद्धि की गई। किसके द्वारा, कर्जन। कब, 1899 में। याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट जिससे नगरपालिका में गैर निर्वाचित सदस्यों की वृद्धि कब हुई थी, तो हम कह सकते हैं 1899 में। 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम, तो 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम। 1905 में बंगाल का विभाजन, तो आप जानते हैं बंगाल का जो विभाजन जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू एवं 1911 को रद्द। अब देखिए 16 अक्टूबर 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन के समय में लागू किया गया था। किसको,
यानी बंगाल का विभाजन किया गया था, उसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम के जो एकता है उनको तोड़ दें, ठीक है, ताकि यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हम लोग इनको गुलाम बना के रखें, ठीक। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है इन कानूनों को रद्द कर दिया गया था 1911 में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का संरचनात्मक प्रयास रेलवे टेलीग्राफ व्यवस्थित परिवहन जिससे दूरियां कम होने लगी एवं वैचारिक आदान प्रदान होने लगी। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है यह इन्होंने क्या किया, रेलवे टेलीग्राफ यानी टेलीफोन सब जो तार सब बिछाया गया, टेलीफोन जानते हैं पहले जो है लाइन चलता था, और व्यवस्थित परिवहन यानी सड़क रेलमार्ग ये सब जो है व्यवस्था किसके समय में किया गया, लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स के लिए भी जाना जाता है, यानी हरफ की नीति, यानी गोद लेने की जो प्रथा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स, ठीक है ना। यानी याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स, इसने क्या किया था कि जिन राजा के पास कोई मतलब उत्तराधिकारी नहीं था तो ये गोद लेने की प्रथा का विरोध किया, यानी इनको खत्म कर दिया था। कौन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इनके समय में क्या क्या किया गया, तो रेलवे, तो 1853 ईस्वी में जानते हैं कि रेलवे का विकास हुआ भारत में, और पहली रेल कहाँ से चली, तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ठीक है। और उस रेल का नाम क्या था जो पहली रेल चली थी, तो उस रेल का नाम याद रख सकते हैं कि ब्लैक ब्यूटी करके नाम था, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से जो है टेलीफोन, रेलवे, ये परिवहन, व्यवस्थित परिवहन लॉर्ड डलहौजी जो है लाया। उसके बाद आर्थिक कारण जो है मतलब किस चीज़ का, राष्ट्रवाद के उदय होने का जो आर्थिक कारण क्या था, तो ये था कि भारत से कच्चे माल का निर्यात, यानी विदेश निर्यात किया जाता था कच्चा माल, ठीक है, भारत से, और भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध एवं आयातित वस्तुओं से आयात कर हटाया गया। मतलब जो भारत में आता था उस पर कर नहीं लगता, लेकिन जो भारत यानी क्या, भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर, यानी भारत से वस्तु बाहर नहीं जा सकता, यानी भारत में बनी हुई वस्तु भारत में ही रहेंगे, और आयातित वस्तुओं पर से आयात कर हटाया गया। तो ये भी एक मतलब जिससे भारत को आर्थिक क्षति पहुंची, ये भी एक जो है राष्ट्रवाद के उदय का कारण माना जा सकता है। और है कृषि एवं कुटीर उद्योग का विनाश। अब छोटा छोटा जो कुटीर उद्योग मतलब लोग चलाते थे आम लोग, तो उनके साथ भी क्या किया गया कि उन सभी को जो है बंद कर दिया गया। बड़े बड़े उद्योग धंधा अंग्रेज जो है अपने यहाँ से माल बना करके यहाँ पर बेचने का काम करने लगा, जिससे कुटीर उद्योग यहाँ के ठप हो गए, और कृषि में भी कई हानि होने लगे। नील की खेती ज़बरदस्ती ये लोग करवाने लगे, तो जिनसे जो है कृषि का जो है विनाश हुआ और कुटीर उद्योग का भी विनाश हुआ, यानी इनसे प्रभावित हुआ, यानी हानि हुआ। तो इस तरह से हम राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण यह है कृषि एवं कुटीर उद्योग का विनाश। और अगला जो कारण है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने दिया। तो देखिए, तो 1867 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने एक सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसमें बताया गया कि हम लोगों के जो आय है, इनकम है, वो कितना है, यानी उस समय ये बताया था कि वार्षिक इनकम जो है प्रत्येक व्यक्ति का 20 रुपया बताया था। और इससे यह पता चला कि भारत से धन निकासी कर इंग्लैंड भेजा जा रहा है, यानी भारतीय धन की हानि कर रहा है अंग्रेजों के द्वारा, या अपने देश में यह इस धन को का मतलब उपयोग कर रहा है, मल्टीप्लाई उपयोग हो रहा है, और यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है आर्थिक कारण देखें कि भारत से कच्चे माल का निर्यात, यहाँ पर मान लीजिए कॉटन हो गया, नील हो गया, मान लेते हैं कपड़ा बनने का जो सामान होता है, वो सभी को वह निर्यात करता था, यानी अपने देश या अदर देश जहाँ पर उनका अधिकार था वहाँ पर ले जा करके कच्चे माल से जो है वस्तु, नए नए वस्तु को बना करके और फिर से भारत में आकर के इन वस्तु को अधिक से अधिक दाम पर कई गुना मुनाफा कमाते थे। तो इससे भी भारतीय लोगों की जो है धन हानि हुई, और भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध। तो ये भी एक कारण बना कि भारत में जो वस्तु बनता था उनका निर्यात दूसरे देश में नहीं किया जाता था, और आयातित वस्तु यानी जो विदेश से कोई वस्तु आता था, यानी इंग्लैंड से कोई वस्तु बिकने के लिए भारत आता था, तो उन पर से उन टैक्स को हटा दिया गया, ठीक है। ये एक कारण बना। तीसरा कारण जो है कृषि और कुटीर उद्योग का विनाश हो गया। ये भी एक कारण कि यहाँ के लोगों में जो कृषि करने वाले और कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग जो है उनसे हतोत्साहित हुआ, और उनको रोजगार धंधा नहीं मिला, और अंत में जो है वो सभी एक संगठन या आपसी एकता बना करके इनके खिलाफ, यानी राष्ट्रवादी भावना का कह सकते हैं कि भावना जगी। तो इस तरह से धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी दिया। तो इससे और इतना चीज़ से तो लोग जो है मतलब प्रभावित था ही, और बाद में यह भी पता चला कि यहाँ से धन निष्कासन कर अपने देश ले जा करके इनका मल्टीप्लाई उपयोग किया जा रहा है, और हम लोगों का यहाँ पर धन को लूटा जा रहा है। तो ये भी एक कारण बना। तो इस तरह से आप जो है 4 कारण जो है इसका मुख्य है कि जो भारतीय मतलब जो है राष्ट्रवाद की उदय में योगदान दिया, ठीक है। अगला जो है हम लोग देखते हैं कि अगला जो इसी
चैप्टर का जो है पॉइंट है, वह पॉइंट क्या है कि वह पॉइंट है सामाजिक कारण। देखिए, प्रजातंत्रीय भेदभाव की नीति, ठीक है, सरकारी सेवाओं में पक्षपातपूर्ण नीति। तो यहाँ पर सामाजिक कारण भी था कि भारतीय भेदभाव की नीति हुआ करता था, ठीक है, मतलब प्रजातीय, जैसे वो अपने को श्रेष्ठ मानता था और आम लोगों को यानी भारतीय लोगों को तुच्छ मानता यानी नीच जाति मानता था। तो ये भी एक कारण बना। दूसरा जो है सरकारी सेवाओं में पक्षपातपूर्ण नीति। तो पक्षपातपूर्ण नीति क्या होता है कि जैसे भारतीय लोगों को जो है अगर प्रशासन में दिया जाता तो उनको जो है चौकीदार या इस तरह के छोटे छोटे हवलदार सब बनाया जाता था, जबकि अंग्रेजी लोगों को या उनके जो कह सकते हैं कि चापलूसी करने वाले लोगों को दरोगा, एसपी, कलेक्टर का पद दिया जाता था। और जो भारतीय लोग था उन लोगों के साथ पक्षपात किया जाता, यानी उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता। तो इससे यह बात स्पष्ट होता है कि सरकारी सेवाओं में भी पक्षपातपूर्ण नीति था। तो यानी देखिए, कोई भी अगर अभी तक जो भी कोई क्रांति हुआ या मतलब कोई भी देश के साथ जो अगर कोई गुलामी से निकला है तो उनके साथ जो है कोई देश अगर उस पर गुलाम बना के रखा था तो 3, 4, 5 जो है महत्वपूर्ण कारण हुआ करता था। एक तो होता था सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक हो चुका है, धार्मिक कारण। तो ये 4-5 जो है फैक्टर किसी भी देश के जो है मतलब इस 4-5 फैक्टर पर काम करके देश को गुलाम बनाया जाता था। और जब अंत में जो है इस बात का पता चलता है 4-5 फैक्टर ही उस देश को स्वतंत्र होने के लिए भी मतलब जो है राष्ट्रवादी भावना में एकता की भावना डालता था। तो धार्मिक कारण को हम लोग देखते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज 1928 राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया। यानी उसके बाद आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। 1856 ईस्वी ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रयास, ठीक है। 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? ईश्वर चंद विद्यासागर। इसको याद भी रख सकते हैं, ईश्वर विधवा के लिए भी पुनर्विवाह का व्यवस्था करते हैं। तो ये 1856, ठीक है। सर विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी 1784 द्वारा धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। तो देखिए, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद अपने भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में किया जाए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से अंतः संबंध। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत भी शामिल था। अंग्रेज़ों ने जो है भारतीय के साथ जो है यह मान लेते हैं कि एग्रीमेंट किया कि अगर हम युद्ध को जीत जाते हैं तो भारतीय लोगों को जो है हम बहुत जल्द ही स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब जीत गया तो उसके बाद जो है यह भारतीय लोगों को स्वतंत्र नहीं किया, बल्कि और जो है कई ऐसे नीति ला करके जैसे में हो गया रोलेट एक्ट, तो इस तरह के कई और भी सारे नीति लाए जिससे कि और भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर रखने का प्रबंध करने लगा। इससे भारतीय लोग उग्र हो गए। तो अब देखिए, तो भारत में जो है भारत प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत साथ दिया कि अगर हम लोग साथ देते हैं अंग्रेज़ों को तो हम लोगों को क्या मिलेगा? आज़ादी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। तो हुआ क्या? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो है प्रथम विश्व युद्ध जो होता है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था, ठीक है। मित्र राष्ट्र में कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। जबकि जो है केंद्रीय शक्ति में तो इसको जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो यानी हम लोग जो है इसको अगर इंग्लिश में कहें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्र को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल पावर कह सकते हैं। मित्र राष्ट्र को हम लोग अलायंस पावर कहेंगे और इसको हम लोग सेंट्रल पावर कहते हैं। केंद्रीय शक्ति को क्या कहेंगे? सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये 4 देश थे, जबकि अलायंस पावर में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जो है 3 देश थे। तो प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मोटे तौर पर कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। तो कारण से अंतर संबंध यानी भारत का उससे क्या अंतर संबंध था प्रथम विश्व युद्ध। तो देखिए, तो संबंध क्या था कि भारत को तो कह सकते हैं कि लोभ था कि अगर युद्ध हम लोग भी लड़ देते हैं, अगर जीत गए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? कि आज़ादी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युद्ध के बाद भारत ने अंग्रेजों द्वारा जिम्मेवार सरकार का आश्वासन, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है? युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेवार सरकार का आश्वासन, मतलब जो सरकार यहाँ पर संचालन कर आश्वासन दे रहा है, ना कि आज़ाद कर रहा है। और है रक्षा व्यय एवं महंगाई में वृद्धि।
तो अंग्रेज के द्वारा जो है रक्षा व्यय, उसने कहा कि देखो इसमें बहुत सारा खर्च हो रहा है, तो ये प्रशासन पर जो है अधिक व्यय, तो यानी टैक्स में वृद्धि करेंगे, तो कहीं न कहीं से जो है टैक्स देना पड़ेगा, चूँकि युद्ध में खर्च हुआ तो वो अपने युद्ध का जो है खर्च भारतीय से वसूल करेंगे, इसलिए भारत में क्या करेंगे, महंगाई बढ़ जाएंगे। तो इससे जो है भारतीय लोग जो है असंतुष्ट हो गए। उसके बाद 1915-17 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन, तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग की का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कब, तो 1915 से 17 के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका में। ठीक है, तो लाल बाल पाल, देखिए ये सब जो है गरम दल के लोग थे। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, तो ये लोग जो है याद रख सकते हैं, लाल बाल पाल, ये जो है गरम दल के नेता थे। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल का एकीकरण, तो सबसे जो बड़ा पॉइंट निकल के आया कि 1916 का जो है लखनऊ अधिवेशन, इन्होंने क्या किया कि नरम दल और गरम दल को एक मंच पे लाया। ठीक है, जिन्होंने क्या कह सकते हैं, एकता का एक समझ सकते हैं कि वाहक बन गया। और अध्यक्ष जो था 1916 की, वह था अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता स्थापित किया। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, कब, 1916 में, जिसमें गांधी जी भी जो है भाग लिए थे। ठीक है, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उत्कर्ष, यानी पहली बार जो है गांधी जी भारतीय आंदोलन में कह सकते हैं, या कोई कांग्रेस के सम्मेलन में पहली बार भाग लिए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि ये हम लोग देखे कि क्या कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का इतना जो है कारण निकल के आया कि भारतीय लोग असंतोष हो गए, जिससे जो है कई तरह के आंदोलन चलाए गए, और कांग्रेस जो है एकजुट होकर के नरम दल गरम दल एक मंच पे आए और अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े। परिणाम के साथ अंतर संबंध, देखिए महंगाई अपने चरम पर, तो महंगाई अपने चरम पर, चूँकि विश्व युद्ध लड़ा था अंग्रेज, तो उसका जो वसूलदारी कहाँ से हो रहा था, भारतीयों से। ठीक है, मजदूर, दस्तकार एवं किसान प्रभावित, और इससे प्रभावित कौन कौन हो गए, किसान मजदूर हो गए प्रभावित। क्यों, तो किसान मजदूर जो है प्रभावित इसलिए हो गए कि किसान मजदूर जो है मतलब महंगाई बढ़ेंगे, इन लोगों का तो वेतन भत्ता तो बढ़ेंगे नहीं, तो इससे जो है ये लोग जो है मजदूर, दस्तकार एवं किसान प्रभावित हो गए। आयात रुक गया, फलतः भारतीय लोग फले फूले एवं उद्योगपति वर्ग का जन्म। अब क्या हुआ कि जो भी आयात था वह जो है भारत में रुक गया, क्योंकि महंगाई जब बढ़ेगा तो अंग्रेज को भी यहाँ पर सामान लाने में, या किसी को भी सामान यहाँ पर लाने में, यहाँ पर उतना महंगा सामान खरीद नहीं पाएंगे। तो अब उससे होगा क्या कि यहाँ पर जो है भारतीय जो उद्योगपति है वो लोग जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, भारतीय उद्योग फले फूले एवं उद्योगपति वर्ग का जन्म हुआ भारत में। अब समझ सकते हैं, राष्ट्रवादी भावना के प्रवाह के बावजूद उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण का प्रयास। अब देखिए राष्ट्रवादी भावना का प्रवाह पूरे भारत में हो रही है, और उसके बावजूद जो है उपनिवेशों पर, यानी जो अंग्रेज का उपनिवेश भारत था उस पर जो कठोर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। कौन, अंग्रेज। 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अब उन्होंने क्या किया कि 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतीय परिषद में जो है सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया गया, नियंत्रण कसने के लिए। अब प्रथम विश्व युद्ध के उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। अब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध से जो उत्पन्न परिस्थितियों थी, ठीक है ना, भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। तो देखिए अगर प्रथम विश्व युद्ध को पढ़िएगा तो आपको वहाँ पर लग जाएगा कि पूरा युद्ध को पढ़ने के बाद कि ये जो है कितना किसी भी जितना भी देश किसी न किसी का गुलाम था, उन सभी को एक मौका मिल गया आंदोलन करने का, क्योंकि वह मतलब जो लड़ाई ही इस बात का था, ठीक है, जिस वजह से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो इसलिए जो है एक हक मिल गया, या एक कह सकते हैं कि इस तरह का व्यवस्था का हम कर सकते हैं अपने देश के लिए, तो इसके लिए एक अधिकार मिल गया प्रथम विश्व युद्ध से। चलिए राष्ट्रीय आंदोलन के कारण को देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो कारण था 1885 से 1905 प्रथम चरण माना जाता है। सॉरी, राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को देखते हैं तो प्रथम चरण जो है 1885 से 1905 को माना जाता है। कब से कब तक को, तो ये माना जाता है प्रथम चरण 1885 से 1905,
और उसके बाद द्वितीय चरण कब से कब तक, तो ये माना जाता है द्वितीय चरण 1905 से 1919, और तृतीय चरण जो है कब से कब माना जाता है, 1919 से 1947। तो इस तरह से आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को कि प्रथम चरण 1885 से 1905, द्वितीय चरण 1905 से 1919 और तृतीय चरण 1919 से 1947। इस तरह से हम लोग जो है प्रथम चरण जो 1885 है और 1905 है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 1885 में क्या कहते हैं कांग्रेस की स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, और उनके संस्थापक जो है आप लोग जानते होंगे A.O. ह्यूम है, और W.C. बैनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है हम लोग थोड़ा सा जो है इस चीज़ को देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन। अच्छा, थोड़ा इसके भी बारे में बता देते हैं। देखिए प्रथम चरण में जो कौन कौन घटना घटी, तो प्रथम चरण में जो कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में, इस बात को याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 में क्या घटना घटी, तो ये कांग्रेस की स्थापना। और ये कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग का उपज था, तो ये उपज था लॉर्ड डफरिन के दिमाग का। किसका, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस जो उपज था, इन्होंने यह सोच करके इसकी स्थापना करवाए थे कि अगर कोई विद्रोह होता है तो भारतीय के शक्ति के द्वारा ही भारतीय लोगों को दबाया जाए। समझ रहे होंगे मेरी भावना को, तो बस इतना ही समझिए अभी। तो ये याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज था। बाद में ये डफरिन ही इसको कांग्रेस के बारे में कि ये छोटा मतलब जो है पब्लिक का या जनता का जो है क्या कर सकते हैं सिस्टम है, यह इसको कैंसर रोग से पीड़ित है, अभी मरेंगे हम, इसका जो है सब कुछ करके यहाँ से भारत से जाएंगे, मतलब इस तरह से इनको बाद में इनसे परेशानी भी होने लगा। ठीक है, इन्होंने सोचा था कि इनकी शक्ति से, भारतीय की शक्ति से भारतीय को ही शासन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो गया इसका उल्टा। यानी एक मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना, ये अंग्रेज को एक मतलब एक मंच मिल गया भारतीय लोगों को, जिनसे वो अपना आवाज़ अंग्रेजों के कान तक पहुंचा सके। हालांकि इनका भी, डफरिन का भी उद्देश्य यही था कि ये जो है जो भी घटना हो हम इसके भीड़ में ना जाए, ये लोग खुद जो है नियंत्रित करे उस भीड़ को, और जो मामला हो वो हम तक पहुंचा सके। लेकिन इसका उल्टा हो गया कि एक मंच मिल गया जिससे वो अपनी बातों को मतलब अंग्रेज के बीच रखने लगे। तो ये हो गया। दूसरा जो हो गया घटना, ये 1905 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन का जो यहाँ का जो है कह सकते हैं कि गवर्नर था, गवर्नर जनरल, और इसी के समय में जो है क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन। तो इसमें जो है हम लोग द्वितीय चरण से लेकर के द्वितीय चरण में देखते हैं 1905 से 1919 तक की कुछ घटना को देख लेते हैं, जो इसमें पॉइंट नहीं किया गया है। तो हम देख लेते हैं क्या है कि द्वितीय चरण में यानी प्रथम चरण में तो आप दो ठो घटना, महत्वपूर्ण घटना जो देखिए, कांग्रेस की स्थापना और बंगाल का विभाजन। और अगर एक ठो देख सकते हैं तो एक ठो और एक्ट भी आया था 1700 वो अलग चीज़ है, 1899 ऊपर में पढ़ चुके थे। चलिए देखिए द्वितीय चरण में हम लोग लेते हैं कि तो बंगाल का विभाजन हो गया। उसके बाद जो है 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया एक ठो। उसके बाद जो है गांधी जी 1915 में जो है भारत अफ्रीका से लौट करके आया। उसके बाद याद रखिएगा कब लौट के आया, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, और उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में, जिसमें नरम दल और गरम दल, हाँ एक घटना और बच गई है इसके पहले, ये जो है 1907 में जो है नरम दल और गरम दल में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था। यानी हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1907 में जो कांग्रेस दो दलों में बंट गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल का नेता था नेरोजी और गरम दल का नेता था गंगाधर। देखिए गौ से गरम दल, गौ से गंगाधर, 9 से नेरोजी, 9 से नरम दल, तो याद रख सकते हैं। उसके बाद जो 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया। 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है भारत पहुँचा। उसके बाद 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें जो है नरम दल गरम दल जो है एक मंच पे आए, और इसका जो अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग भी जो है इस मंच पे आए, और गांधी जी भी आए इसी मतलब जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से जो है राजकुमार शुक्ल भी पहुँचे। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो हम लोग देख लेते हैं 1917 में अगर देखें तो गांधी जी जो है क्या कहते हैं वो गुजरात जो है एक मिल मजदूर के आंदोलन था, उसमें भी भाग लिए थे। उसके बाद जो है 1919 में जो है एक एक्ट आया था रोलेक्ट एक्ट, और जलियांवाला बाग हत्याकांड और लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार। इतना घटना जो है द्वितीय चरण में हुआ था। ठीक है, और तृतीय चरण में अगर हम लोग 1919 से 1947 देखें तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934,
उसके भारत छोड़ो 1942। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो 1920-22 में हुआ था, तो 20-22 में ही 22 में इसका मतलब अंत हो गया। तो एक घटना और घटी 22 में, 5 फरवरी 1922 को। वह घटना था चौरा चौरी कांड, जिसमें जो है सिपाही लोग कुछ मतलब भारतीय लोग जो है, किसान लोग या आंदोलनकारी कुछ मात्रा में कहीं आंदोलन करने जा रहे थे, तभी जो है चौरा चौरी एक थाना था, उस थाना के आगे जो है जा रहे थे, तभी जो है पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस अधिकारी जो है घेर करके उन लोगों पर डंडा चलाया, जिससे वो मतलब आंदोलनकारी गुस्साए हुए उस थाना में आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। तो याद रख सकते हैं 1922 पुलिसकर्मी को जिंदा जलाया। ये घटना घटी थी चौरा चौरी यानी हत्याकांड कहते हैं या घटना कहते हैं 1905 में। अब इस घटना अच्छा चलिए, ये भी घटी थी 1922 में। इसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले और उसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए। फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच चली। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि गांधी जी जो है केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो बने थे 1924 में। इस बीच एक घटना और याद रख सकते हैं कि 1923 में कौन सा घटना घटी, तो यानी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना, और उसके जो मतलब क्या कह सकते हैं संस्थापक थे, वो कौन थे, तो वो थे क्या कहते हैं ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चली और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच कुछ घटना को याद रख सकते हैं कि 1900 अब जो है 1929 ईस्वी याद रखिएगा कि क्या कहते हैं ये लाहौर अधिवेशन, याद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी जो है अध्यक्षता क्या कहते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्होंने 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने यह घोषणा किया कि हम लोग जो है हम लोगों को पूर्ण स्वराज की, यानी हम इसको एक शब्द में कहें तो हम कहेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किसने रखी, तो ये रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला जो है आपका 1942 और एक दो घटना याद रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे है कि क्या कहते हैं गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गए थे और गांधी जी वहाँ से लौट करके आए और वहाँ पर ही विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि गांधी जी जो है एस राज, ठीक है ना, राजपुताना जहाज से गए थे और फिर वहाँ से आए, तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो घटना इस बीच में छोटा छोटा घटना था उनको इसमें नहीं ऐड किया गया, उनको हमने बता दिया। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन 1920 है, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय 1 दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पुष्टि तथा स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य। ठीक है, अब समझ सकते हैं स्वराज का लक्ष्य जो है कब रखा गया, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय 1 दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पुष्टि हुआ। ठीक है, तथा स्वशासन की जगह स्वराज की का लक्ष्य रखा गया। प्रथम जन आंदोलन था यह असहयोग आंदोलन, व्यापक स्तर पर अधिकांश वर्गों की भागीदारी रही इसमें। ठीक है, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि यानी इसमें जो है अधिकतर लोगों की भागीदारी रही। अब उसका जो है अगला देखते हैं, यानी असहयोग आंदोलन याद रख सकते हैं कि यह सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और सितंबर में और फिर 1 दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में पुष्टि किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं या अगला जो है पॉइंट देखते हैं, पॉइंट कहना ठीक है, प्रश्न क्या। ठीक है, तो देखिए अगला जो आपका है पॉइंट कारण देखते हैं कि ये सब का जो है यानी राष्ट्रवाद का जो उत्पन्न होने का भारतीय में कारण क्या है। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था, ये एक कारण था। काला कानून इसको कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, जो उसका मर्जी था वही कर सकता था। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अमृतसर में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। अब इसका जो देखिए कि रोलेक्ट एक्ट के कारण ही डॉक्टर सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी की गई, जिससे यहाँ के जो इनके साथी आंदोलनकारी थे उन लोगों ने इनके लिए कुछ अपने में जो है विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए थे
और उस जगह पर क्या कहते हैं कि बैसाख का पूर्णिमा था, वहाँ पर मेला भी था। उस मेला में सम्मिलित होकर के फिर वह जो है जलियांवाला बाग जो है उसमें बैठ करके जो है ये लोग मीटिंग कर रहे थे कि आखिर सतपाल और किचलू को कहाँ बंद किया गया है। उनका वो लोग जो है सब जेल सब में खोज खोज करके थक गए थे, कहीं मिल नहीं रहा था। तो इससे इन लोगों को लगा कि शायद उनको मार तो नहीं दिया गया, इसलिए ये लोग एक मीटिंग बैठ करके कर रहे थे। तभी जो है क्या करता है कि जनरल डायर जो है वो अपने पूरे सैनिक सब के साथ अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिससे जो है बहुत सारे लोग जो है हज़ारों लोग मारे गए। उसमें से एक व्यक्ति बचा था उधम सिंह, उनको याद रखना है, जो 1940 में क्या करते हैं उधम सिंह जनरल डायर को जा करके इंग्लैंड में मार दिया था। ठीक है, गिरफ्तारी के विरोध में, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटी। अब उस दिन देखिए गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर के आदेश से गोली चलाई गई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट्स एवं गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, यानी लौटा दिए ये लोग कि जब हमारे देश के इतने लोगों को मारा गया, बेरहमी से मारा गया, तो हम लोग जो है ये कोई उपाधि हम अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया को हम लोग नहीं रखेंगे, उनको वापस कर दिया गया कि एक तरफ तो तुम जो है मतलब हम लोगों को उपाधि दे रहे हो और दूसरी तरफ जो हमारे देश की जनता को मतलब मौत के घाट उतार रहे हो, तो ऐसे उपाधि हम लोगों को नहीं चाहिए। इन लोगों ने क्या किया कि अपना अपना उपाधि लौटा दिए। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, हंटर समिति। ठीक है, अब याद रखिएगा जलियांवाला बाग से कैसे इसको याद रखिएगा, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है हत्याकांड हुआ तो मारा किससे होगा, मैंने बोलते हैं हंटर से मारा, हंटर। तो इस तरह से हंट किया गया, यानी मतलब बेरहमी से मारा गया तो हंटर, तो इसलिए हंटर समिति का गठन किया गया। ठीक है, अगला जो देखते हैं 1919 में जो एक और घटना घटी, वो घटना क्या थी, खिलाफत आंदोलन। क्या थे, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन था कि तुर्की के खलीफा को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीयों द्वारा 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया आंदोलन को ही खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इसमें वास्तव में हुआ था क्या, कि वास्तव में हुआ क्या कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग रहा करते हैं। तो इन दोनों से जो है कहा गया कि हम लोगों को जो है ना प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोग मदद करो, जब हम आज़ाद मतलब ये हो जाएंगे तो तुम लोग को मतलब जीत जाएंगे तो तुम लोगों को आज़ाद कर देंगे। तो इस लोभ से हिंदू और मुस्लिम ये दोनों मतलब इसमें भाग लिए, लेकिन मुस्लिम लोग एक शर्त रखे कि देखिए तुर्की जो है, तुर्की में मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक रहते हैं, तो मुस्लिम लोगों को जो है कोई भी तरह का जीतने के बाद कोई भी तरह का उन पर कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ये अंग्रेज ने बोले कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुमको हम ये वचन देते हैं। लेकिन जैसे ही ये अंग्रेज युद्ध को जीतते हैं तो तुर्की के साथ जो है मतलब कुछ इस तरह का व्यवहार करने लगता है, जिससे भारतीय मुसलमान जो है क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। इसी के खिलाफ में जो आंदोलन चलाया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अगला जो है हम लोग पॉइंट देखते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है 17 अक्टूबर 1919 को के दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 17 अक्टूबर 1919 को कौन सा दिवस मनाया गया, खिलाफत आंदोलन। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी भी यह सोच रहे थे कि अगर हम जो है मुस्लिम लोगों के साथ अगर हम इनका अगर अभी मदद करते हैं हम हिंदू, क्योंकि अंग्रेज का काम था हिंदू और मुस्लिम को फोड़ना, तो ये गांधी जी यही ताक में था कि अगर हिंदू मुस्लिम में एकता अगर हो जाए, अगर हम हिंदू मुस्लिम पहले से अलग था लेकिन 1916 में एक मंच पे आया था, तो मुस्लिम लोग कहीं ना कहीं इस बात से भी मतलब जानता था इस बात को भी कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाए तो भारतीय यानी अंग्रेज जो हम लोगों से डरेंगे। तो गांधी जी इनके यानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी सक्रिय भूमिका निभाने के कारण गांधी जी को ही मुस्लिम लोग अध्यक्ष चुने गए, जिसमें हिंदू भी जमकर भाग लिए और मुस्लिम लोग भी अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किए, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता बढ़ी और जिससे अंग्रेज भी कुछ समय के लिए डरे। ठीक है, अब देखिए कार्यक्रम क्या है, विध्वंसात्मक कार्य, उपाधि एवं अवैतनिक पदों का त्याग, यानी ये जो है उसके बाद क्या होने लगा कि जो भी उपाधि था, जैसे कि गांधी जी जो है केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट्सहुड की उपाधि लौटा दिया। उसके बाद जो है सभी स्कूल कॉलेज या भारतीय लोग जो जो मतलब वेतन के पद पर था उस सभी पदों से त्याग दे दिया। यानी अंग्रेज हम लोगों का कुल मिलाकर के ये रहा है कि उन लोगों को यानी भारतीय लोगों से जो भी सहयोग हो रहा है अंग्रेजों को, उनको हटा देना। सरकारी एवं गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया, विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। कहा हम लोग जो है कुछ भी इस तरह का नहीं, अंग्रेज लोग जो कुछ भी बनाए हैं, जो भी सिस्टम बनाए हैं, उन सभी का हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग उनका एक भी बात नहीं मानेंगे। अब है रचनात्मक कार्य में देखते हैं। देखिए रचनात्मक कार्य क्या सब हुआ। देखिए रचनात्मक कार्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रचनात्मक क्या होता है, न्यायिक कार्य यानी पंचों द्वारा होने लगा।
उसके बाद जो है राष्ट्रीय विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना होने लगी। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने लगा भारतीय लोग। चरखा यानी खुद से जो है चरखा चला करके जो है कपड़ा बनाना, ये सब लोकप्रिय बनाना, मतलब इन लोगों का हो गया कि हम लोग खुद जो है हम अपने देश में जो है वस्तु निर्मित करेंगे, अपना यूज करेंगे। तिलक स्वराज कोष की स्थापना हो गई कि हम लोग खुद जो है राज करने वाले हैं। ठीक है, तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जलाया जाना, तत्पश्चात 12 फरवरी को बारदोली में बैठक कर गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी जो है 12 फरवरी 1922 को इसको वापस लिया था, कहाँ से? बारदोली से। ठीक है, उसके बाद जो है परिणाम खिलाफत के मुद्दे का अंत हुआ। उसके बाद हिंदू मुस्लिम में एकता प्रभावित हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है स्वराज जो का लक्ष्य अपूर्ण रहा अभी तक। ठीक है ना, मतलब चूंकि तो क्या आंदोलन वापस ले लिया, तो गांधी यानी ये सभी जो है ना प्रभावित होने लगा कि गांधी जी क्यों जो है खिलाफत के जो मुद्दा का अंत कर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता जो है प्रभावित हो गया, क्योंकि ये मतलब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। स्वराज का लक्ष्य अपूर्ण रहा। ठीक है, कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का निर्माण किया गया इसमें, और अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। तो अब इतना चीज़ हुआ, लेकिन अंग्रेजी सत्ता जो है कपने लगा डर से कि अब हम लोग को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। हालांकि अंग्रेज ने तो प्रयास किया इन लोगों को कमज़ोर करने का, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, ये अपनी सूझबूझ से भारतीय लोग कई आंदोलन चलाए। ठीक है, भारतीय अवज्ञा आंदोलन 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दूसरा जन आंदोलन था। एक तो था असहयोग आंदोलन 1920 और दूसरा था 1930 यानी 10 साल के बाद। ठीक है, कारण आप देखिएगा, तो असहयोग आंदोलन तो साइमन कमीशन, अब इसका कारण क्या था ये सब आंदोलन चलाने का? तो साइमन कमीशन आया भारत में संवैधानिक सुधार पर विचारार्थ नवंबर 1927 ईस्वी में गठित 7 सदस्यीय श्वेत कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है, तय 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचने के साथ ही विरोध शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट में देखेंगे तो फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन, जिसने बिरकेनहेड के संविधान निर्माण की चुनौती को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मान ली। ठीक है, नेहरू जी 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से सरकार के खिलाफ वातावरण का निर्माण। अब इनसे जो है सरकार, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है 1929-30 में जो है आर्थिक मंदी आया, जो अमेरिका जैसे देश हिल गया था। ठीक है ना, मतलब इतना खतरनाक आर्थिक मंदी आया था। अच्छा दोस्तों, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ नेहरू रिपोर्ट से पहले जो साइमन कमीशन के ही बारे में एक बार थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि यह जो है मतलब इसमें 7 मेंबर थे, जो मतलब सातों श्वेत थे यानी वाइट थे, जिसको वाइट कमीशन के भी नाम से जानते हैं। अब हुआ था क्या कि इसमें लाला लाजपत राय को पहले देखिए, इसे एक सेकंड पहले देख लेते हैं कि यह जो है उस समय जिस समय ये साइमन कमीशन भारत आ रहे थे, तो इन लोगों को पता चला, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कांग्रेस जो है इसका एक सम्मेलन, कांग्रेस की सम्मेलन जो है हो रहा था कहाँ पर? तो कोलकाता में। और तभी इन लोगों को पता चला कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है। उसमें 7 सदस्य है, जो सातों का सातों अंग्रेज है यानी वाइट कमीशन है। तो इन लोगों को शक हुआ है कि शायद जो है हम लोगों पर फिर किसी भी प्रकार का जो है कानून लादने के लिए आ रहा है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि उसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध शुरू करने से हुआ क्या कि ये लोग सब अपने अपने लोगों को मीटिंग में ही बता दिया कि किस लीडर को कहाँ पर नेतृत्व करना है। तो उसमें जो है लाला लाजपत राय को जो है लाहौर के क्षेत्र में जो है दे दिया नेतृत्व करने के लिए, कुछ लोगों को मुंबई के क्षेत्र में, यानी कि जो जिस क्षेत्र के लीडर थे, जहाँ के लोग उनके बातों को समझते थे, उन लोगों को वहाँ पर लीडरशिप दे दिया। तो उनका विरोध करना था साइमन कमीशन का, तो सभी का नारा था कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। अंत में जो है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1828 ईस्वी को पहुंच ही गया और उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा। जिससे क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जो है लाहौर के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा था, तो अपने आंदोलनकारियों लीडर के साथ जो है सड़क पर आंदोलन कर रहा था। तभी जो है वहाँ का जो है पुलिस अधिकारी जो था, कौन था? तो वो था सैंडर्स। ठीक है, तो सैंडर्स जो है उस पर पुलिस बल को लाठी चलाने का अधिकार दिया, और उन लाठी जो है मतलब क्रांतिकारियों पर लाठी चलाने का अधिकार दिया। तो लाला लाजपत राय को जो है लाठी से प्रहार किया गया, और इतना प्रहार किया गया उनका सर फट गया, और उससे भी उसको नहीं कुछ हुआ। उसके बाद जो है धुरमुस से उनके छाती पर जो है चलाया गया धुरमुस, जिनसे उनकी जो है इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। और वो मृत्यु से पहले वो लाला लाजपत राय बोलते थे कि एक स्टेटमेंट बोले थे, कि वो स्टेटमेंट थे कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश के लिए कील साबित होंगे। क्या बोले थे मरने से पहले लाला लाजपत राय?
कि मेरे सिर पर अंग्रेज़ों की लाठी का प्रहार अंग्रेज़ों के लिए क्या होगा, कील साबित होगा। अब इससे जो है क्या हुआ कि युवा लोग जो है मतलब वो तो मर गए, बस मरने के बाद जो है बहुत सारे युवा, भारतीय युवा लोगों में जो है इस बात का बहुत बड़ा गुस्सा उठा, जिसमें भगत सिंह पहला व्यक्ति था जो ये सोचा कि इन सैंडर्स से बदला लिया जाए कि हमारे देश के बुजुर्ग क्रांतिकारियों पर इस तरह से लाठी बरसाया गया, इन लाठी का बदला लिया जाए। तो सैंडर्स को उन्होंने एक चिट्ठी के माध्यम से जो है यानी उनके यहाँ पत्र लिखकर भेजा कि सैंडर्स तुम इस तारीख को जो है, एक तारीख बताया गया, उस तारीख में कि तुम तैयार रहना और तुम्हारे ऑफिस में घुस करके तुम्हें बताऊंगा। उससे जो है सैंडर्स को जो है अंग्रेज़ को पता चला, इंग्लैंड तक ये खबर गया। अंग्रेज़ जो है उस सैंडर्स को जो है वहाँ से क्षेत्र बदलने को कहा गया, लेकिन सैंडर्स भी मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा क्या कि हम देख लेंगे, और उन्होंने क्या किया कि अपना तस्वीर सब भी उनके पास भेज चुका था, यानी भगत सिंह। तो भगत सिंह जो है क्या, भगत सिंह, राजगुरु, जतिन दास, इन सबों ने एक मोटरसाइकिल से करीब 10 लाख सेना जो है उनके रक्षा में लगे हुए थे, उन सेना को आँख में धूल झोंकते हुए उनके ऑफिस में जा कर के उनको एग्जैक्ट टाइम पर जा कर के उनको गोली से भूंज डाला गया सैंडर्स को, और वहाँ से भाग निकले। और फिर जो है वो एक पंजाब के एक रानी थी जिनका नाम जो है दुर्गा देवी थी, या दुर्गा भाभी उनको बोलते थे, उनके यहाँ आए। वहाँ से फिर जो है ये लोग जो है कुछ नाटकीय रूप से कि भगत सिंह जो है मतलब पिता बन गए, दुर्गा भाभी जो है पत्नी बन गए, जतिन दास उनके बच्चे बन गए या साला बन गए, इस तरह से ये लोग नाटक करके जो है पुलिस के मतलब हत्थे से निकल गए और भाग करके बंगाल चल गए, वहाँ एक सुशीला दीदी के यहाँ चले गए। फिर जो है उन्होंने मतलब वहाँ से कुछ महीने या कुछ साल के बाद जो है लौट करके आते हैं। तब तक ये लोग सील कर दिया था पंजाब को, और घर घर में मतलब जो है खोजबीन जारी था, लेकिन मिला नहीं। फिर दोबारा से वहाँ से आते हैं और इनके बारे में हम आगे कहानी बताएंगे। बस इतना समझिए कि ये जो है सैमन कमीशन के विरोध में इतना बात हुआ, इसमें भगत सिंह भी मतलब उनका जो है सैंडर्स का बदला लिया गया कि लाला लाजपत राय पर जो लाठी चलवा करके उनका हत्या हो गया था, जिससे जो है रोष में आकर के जो भगत सिंह जो है उनका सैंडर्स का हत्या किया और भाग करके बंगाल चले गए थे। ठीक है, और फिर वहाँ से लौट करके आए, तब जो है केंद्रीय विधायिका पर बम फेंका, उसी के कारण उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनको 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दिया गया, यानी भगत सिंह को। चलिए आगे देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग को देखते हैं। तो यह जो है 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्र और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की घोषणा की। आप समझ सकते हैं पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 31 दिसंबर 1929 को। कहाँ पे? रावी नदी के तट पर लाहौर में। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की घोषणा की। अब है गांधी का समझौतावादी रुख। आंदोलन प्रारंभ से पूर्व गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांग यानी मांग रखा, परंतु उसने इनकार कर दिया। दमन चक्र तेज कर दिया गया। ठीक है, अब है गांधी जी क्या करते हैं? दांडी यात्रा शुरू करते हैं। 12 मार्च 1900 गांधी जी कब शुरू किए? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़कर आंदोलन की शुरुआत की। तो इस तरह से कार्यक्रम हर स्थान पर नमक कानून का प्रतीकात्मक विरोध, स्थानीय स्तर पर सरकारी कर का विरोध तथा बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। महिलाएं शराब की दुकान के आगे धरना देगी। खादी एवं चरखा का उपयोग होगा। तो एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर जो है फिर से देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए गांधी का समझौतावादी रुख। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांग मांग रखा, परंतु उसने इनकार कर दिया। दमन चक्र तेज कर दिया गया। ठीक है, दमन चक्र तेज कर दिया गया। इससे गांधी जी क्या करते हैं? तो यात्रा शुरू करते हैं, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है बार बार पूछा ही जाता है कि दांडी यात्रा जो है कब शुरू किया गया था, यानी नमक कानून के विरोध में। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है, कार्यक्रम है हर स्थान पर नमक कानून का प्रतीकात्मक विरोध किया गया। स्थानीय स्तर पर सरकारी कर का विरोध किया गया, जैसे बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। महिलाएं शराब की दुकान के आगे धरना देगी, ऐसा जो है मतलब गांधी जी के द्वारा बताया गया। गांधी यानी खादी की चरखा का उपयोग करेगा देश के लोग। ये सभी जो है मतलब जो है गांधी जी जो है दिया कार्यक्रम, ताकि जो है अंग्रेज इनसे डरे। और प्रसार पेशावर में सीमांत गांधी
खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन स्थापना, जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है। तो देखिए पेशावर पाकिस्तान में है। सीमांत गांधी जो है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बोला जाता है। खुदाई खिदमतगार एक संगठन था जिनका काम जिनका पहचान था लाल कुर्ती, यानी खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना, जिसे लाल कुर्ती भी कहा जाता है। तो कभी पूछेगा लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार किसने किया था, तो ये सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। या पूछेगा कि लाल कुर्ती, तो तब भी खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। चलिए अगला जो है पॉइंट को देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने वायसराय इरविन को समझौता के लिए बाध्य किया। ठीक है, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने वायसराय इरविन को समझौता के लिए बाध्य किया, यानी गांधी जी से समझौता करने लगे कि गांधी जी अब जो है हम लोगों के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है और पूरे देश की जनता को भड़का रहे हैं, तो इससे बढ़िया है या इससे अच्छा है कि गांधी जी से समझौता कर लिया जाए। इरविन ने ऐसा, वायसराय इरविन ने सोचा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है, 5 मार्च 1931 याद रखने वाला पॉइंट है। 5 मार्च 1931 इरविन पैक्ट पूछेगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ, तो बोलेंगे 5 मार्च 1931, या गांधी इरविन समझौता नहीं कहेगा तो पैक्ट कहेगा, दोनों बात एक ही है। आंदोलन स्थगित एवं गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लेने पर सहमत परंतु निराश लौटे। ठीक है, तो बता चुके हैं पहले ही, गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन वहाँ से निराश लौटे, जहाँ पर गांधी जी को जो है विंस्टन चर्चिल, वहाँ के जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था, नंगा फकीर कहा था। क्या कहा था, नंगा फकीर। तो इरविन राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमत हुए। तो जितने भी क्रांतिकारी को जो है मतलब जो बंद किया गया था जेल में, उन सभी को रिहाई करने पर जो है सहमत हुए। गांधी जी जो है पुनः पैक्ट या गांधी इरविन के जो बीच जो है समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तो इसमें ये सब खाए परिणाम। अब इसका परिणाम क्या निकला, तो सामाजिक आधार का विस्तार हुआ, आर्थिक बहिष्कार से आयात पर प्रतिकूल प्रभाव, फलतः भारतीय उद्योगों को लाभ पहुंचा। ठीक है, अगर ये सब विरोध नहीं करता गांधी जी तो ये सब लाभ नहीं होता। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। तो गांधी जी का ही ये देन था कि गांधी जी अगर यह आंदोलन नहीं करता, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये इरविन समझौता के लिए तैयार नहीं होता, यानी अंग्रेज लोग जो है तैयार नहीं होता, हम लोगों पर सब दिन हावी ही रहता या हम लोगों को गुलाम रखता। तो अब है किसान आंदोलन। तो देखिए किन किन क्षेत्रों में किस तरह के किसान आंदोलन हुई। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो चंपारण में जो है किसान आंदोलन, और गांधी जी भी जो है, गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह माना जाता है सक्सेसफुल, वह यानी बिहार से ही माना जाता है। तो किसान आंदोलन में देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के किसान अंग्रेजों के 3 कठिया पद्धति से पीड़ित थे, जिसमें किसानों की अपनी भूमि का 3/20 भाग हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य था। तो अब जानते हैं कि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। और उस नील की खेती से क्या होता था, किसानों की खेत जो है जर्जर हो जाती थी, जिनसे अगले बार फसल उगता ही नहीं था उसमें। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे खेत बंजर बनते जा रहा था, तो किसान इससे नाराज था। तो जिसके खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया। 1917 में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। और इन लोगों पर जो है 3 कठिया पद्धति नील की खेती ही नहीं था, बल्कि और भी था कि इन लोगों पर टैक्स भी बढ़ा करके लिया जाता था। तो इन सभी को भी कम किया गया। उसके बाद जो है तो एक क्वेश्चन और हो सकता है यहाँ पे कि गांधी जी को जो है चंपारण किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया राजकुमार शुक्ल जो है किस गाँव का था, तो ये था कहाँ का, तो मुरली भरवा गाँव। खेरा आंदोलन, गुजरात के खेरा जिले में लगान वृद्धि के खिलाफ 22 जून 1918 को गांधी जी का सत्याग्रह, यानी खेरा आंदोलन 22 जून 1918 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, खेरा आंदोलन। ठीक है, इसमें किसके खिलाफ था, तो लगान में वृद्धि के खिलाफ था। खेरा कहाँ है, गुजरात में। अब है उसके बाद है मोपला विद्रोह। 1917 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर किसानों का विद्रोह, जिसके नेता था अली मुसलियार। ठीक है, अली मुसलियार। एक मोपला विद्रोह और हुआ था 1921 में, जिसका नेतृत्व करता जो महिला थी उनका नाम था रानी गोडेनलियू। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1917 का मोपला विद्रोह है, जो केरल के मालाबार तट पर किसानों का विद्रोह था। इसका नेता कौन था, अली मुसलियार। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट जो है बारदोली सत्याग्रह। फरवरी 1928 में गुजरात के बारदोली में लगान वृद्धि के खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह, जिसमें उन्हें सरदार की उपाधि मिला। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर क्या हुआ था कि बारदोली में फरवरी 1928 में एक आंदोलन हुआ था, उसे बारदोली आंदोलन कह सकते हैं या सत्याग्रह कहेंगे।
तो उसमें क्या हुआ कि उसका नेतृत्व कर रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी उनका नाम पहले सरदार नहीं था, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली में 1928 में जो है उनका नेतृत्व करने के कारण उनको जो है गांधी जी के, यानी वहाँ के महिला लोग जो है गांधी जी को जो है गांधी जी के द्वारा दिलवाया गया, यानी वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि जिसका नाम था सरदार, एक उनको पाग पहनाया गया गांधी जी के द्वारा। तो इस वजह से उनका नाम तब से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये उपाधि वहाँ के बारदोली के महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और गांधी जी जो है उस बारदोली सत्याग्रह में जो है वहाँ के आम लोग, यानी संथाल लोग जो थे, जो वहाँ के जनजातीय लोग होते हैं संथाल लोग, उनको एक उपाधि दिया गया था। उनको वहाँ पहले बोला जाता था कालीपराज, यानी संथाल लोगों को बोला जाता था कालीपराज। तो गांधी जी जो है उनके वो जो मदद किए थे इस सत्याग्रह में, तो गांधी जी खुश होकर के उनको रानी प्राज की उपाधि दे दिया। ठीक है, तो याद रख सकते हैं कालीपराज को रानी प्राज की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी। और सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, उसके अब जो है अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कि किसान सभा। तो हम लोग देखेंगे किसान सभा में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान सभा की स्थापना किया था। कौन किया था? 1922 में शाह मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा की स्थापना कब किए थे? बिहार में 1922-23 में। तो अब जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहटा सोनपुर में 1929 में किसान सभा की स्थापना की। कौन? स्वामी सहजानंद। ठीक है ना। लेकिन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए थे। देखिए, अगर पूछे बिहटा में तो 1929 में कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन अगर कहे कि मुंगेर में, तो हम कहेंगे 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर। ठीक है ना, मुंगेर में। तो इस तरह से आप लोग जो है किसान सभा को भी देख लिए। और जब कहे कि लखनऊ में, तो 11 अप्रैल 1936 को। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है मजदूर आंदोलन। तो मजदूर आंदोलन के बारे में भी हम बता दिए थे कि 1917 में अहमदाबाद मिल मजदूर के प्लेग बोनस की कटौती के खिलाफ गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। फलतः बोनस बहाल किया गया, राशि 35% निर्धारित की गई। और 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक की स्थापना, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। देखिए, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। कब? 31 अक्टूबर 1920 को। किसके द्वारा? इसके अध्यक्ष कौन बने? लाला लाजपत राय। एटक के स्थापना, अगर एटक पूछेगा, ए यानी ATUC, एटक। ए से हो गया अखिल, AI होता है, तो AI, ए से अखिल, I से इंडियन, T से ट्रेड, U से यूनियन, C से कांग्रेस, एटक। ठीक है। अब जो है मार्च 1929 में वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ संयंत्र के नाम पर विदेशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कब? मार्च 1929 में वामपंथी नेताओं के विरुद्ध, ठीक है, मेरठ संयंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कब? 1929 में। ठीक है। अब है जनजातीय आंदोलन। आंध्र प्रदेश में 1916 में रंपा विद्रोह, जिसके नेता अल्लड़ी सीताराम राजू थे। याद रखने वाला पॉइंट है, 1916 रंपा विद्रोह के नेता कौन थे? अल्लूड़ी सीताराम राजू। अल्लूड़ी सीताराम राजू थे। 1916 में यह आंदोलन हुआ था या विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह 1916, अल्लूड़ी सीताराम राजू। उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। 1914 से 1920 तक छोटा नागपुर में उरांव जनजातियों का अहिंसक विद्रोह, यानी उसका जो नेता था ताना भगत। ठीक है, जिसके नेता जतरा भगत थे। ताना भगत और जतरा भगत थे। अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है विभिन्न दल। विभिन्न दलों में देखते हैं तो विभिन्न दल होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी कब? तो 1884 में। इंडियन एसोसिएशन 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के सर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीएमएस चंद्र बनर्जी थे, यानी WC बनर्जी थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। ठीक है। अब है उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कब? 1920 में मानवेंद्र, याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? 1920 में मानवेंद्र नाथ राय। कहाँ पे किए थे? ताशकंद में। किस पार्टी की? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1929 में MN जोशी द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। अक्टूबर 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना
जिसके नेता कौन थे? जिसके नेता थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव थे। ठीक है, किसका? अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की है, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव थे। वामपंथ का प्रसार मजदूर संघ एवं किसानों के बीच बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए अगला जो है पॉइंट को देख लेते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट को मत छोड़िएगा, सभी को बारीकी से देखिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने मुसलमानों के से एक अलग संगठन बनाने की बात की। अक्टूबर 1906 में मोहसिन उल मुल्क ने आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से मुलाकात की। अतः 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नींव रखी गई। कब? तो यह रखी गई थी 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, तो इसके जो नेता कौन थे? तो मोहसिन उल मुल्क ने आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो, तो वायसराय कौन था? मिंटो था। और उसके बाद जो है मोहसिन उल मुल्क ने आगा खां कहाँ के थे? तो ये ढाका के थे। ठीक है ना, तो इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नींव रखी गई। अगला प्रश्न जो है मुस्लिम लीग की मांगों के आधार पर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिकता का बीज बोया गया और अंततः भारत का विभाजन हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज जो हमारा भारत और पाकिस्तान है, उसका जो बीज बोया गया था किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। और कब किया गया था? 1909 में। ठीक है, तो अगर यह बीज नहीं बोया जाता, नहीं भारत पाकिस्तान आज होता, यानी भारत तो होता, पाकिस्तान नहीं होता। तो स्वराज पार्टी 1922 के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई। कब? स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 के गया अधिवेशन में। कब किया गया? तो गया अधिवेशन में 1922 में। ठीक है, घोषणा किया गया। और मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, स्वराज पार्टी 1923 में स्थापना हुई और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। नेता कौन थे इसका? चित्तरंजन दास। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में किया गया और नेता जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, स्थापना का कारण निर्वाचन में भाग लेकर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना था। ठीक है, स्वराज पार्टी का काम क्या था? कि निर्वाचन में भाग लेकर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना। उद्देश्य, अब उद्देश्य को देखते हैं, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य होगा 1919 में सुधार अधिनियम में सुधार, यानी 1919 के सुधार अधिनियम में सुधार, यही इनका उद्देश्य था। किसका? स्वराज पार्टी का। और है काउंसिल में प्रवेश कर सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश कर जनमत तैयार करना। ठीक है, जनमत तैयार करना, ब्रिटिश दमनकारी नीतियों का अवरोध करना। अब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। ठीक है, तो भारत अवधारणा, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ये इनका अवधारणा किसका? RSS का। ठीक है, तो इनका जो है स्थापना 1925 में KB हेडगवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। कब? तो 1925 में, जिनका आज जो है KB हेडगवार, जिनका जो है आज कौन नेतृत्व कर रहा है? तो BJP, यानी नरेंद्र मोदी, यानी इसी का सरकार है। किसका? RSS के द्वारा ही इनको गाइड किया जाता है, इसलिए ये हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, उद्देश्य है हिंदू नवयुवकों में अनुशासित एवं चारित्रिक भावना का विकास कर राष्ट्र निर्माण करना। ठीक है, इनका उद्देश्य था। किसका? RSS का। उसके बाद जो है अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि अन्य विस्मरणीय तथ्य क्या है कि वर्ष 1915 में हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना किया। कब? 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब? 1915 में। कहाँ किया गया था? हरिद्वार में। याद रखने वाला पॉइंट है। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए एवं 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। ठीक है, गुजरात के साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किसने किया? तो गांधी जी किया। ठीक है, वर्ष 1930 में चटगांव छापामार दल का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था, जिसका उपनाम मास्टर दा था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। कब दिया था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जय हिंद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला पॉइंट को देख लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। क्या कहा था? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के नए नए युग का सूत्रपात हुआ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अब कुल मिलाकर के जो है हमारा सभी पॉइंट जो है इससे संबंधित जो है ख़त्म हो चुका है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, हमारी मेहनत अगर अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।